तो अभी रोटेशनल में हम लोग कंटिन्यू करते हैं रोलिंग मोशन का। रोटेशनल में कंटिन्यू करेंगे रोलिंग मोशन, उसके फॉर्मूलाज देख लेंगे। देखो रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन का अलग, रोटेशन का अलग, ये दोनों अलग अलग पढ़े थे। रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। रोटेशन और ट्रांसलेशन का मोशन के दोनों का कॉम्बिनेशन इज रोलिंग। मतलब कोई बॉडी अगर समझो रोल कर रही है तो वो उसका सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, तो उसके पास दोनों है, ओमेगा भी है वी है। तो ओमेगा किस में आता है? रोटेशनल में आएगा, वी ट्रांसलेशन में आएगा। ठीक है, तो रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन बोथ। ओके, तो इसमें प्योर रोलिंग की कंडीशन में, फॉर प्योर रोलिंग v इज इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए। ओके, चलो सबसे इसमें सबसे मेन चीज़ पूछ जाती है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो पूछा जाता है, बट और एक चीज़ पूछी जा सकती है, जैसे कि ये समझो ये रोलिंग मोशन है, मतलब ये बॉडी है, ये ग्राउंड पे रोल कर रहा है। मैं थोड़ा हवा में दिखाई क्योंकि मुझे वेलोसिटीज़ दिखाने इस पॉइंट पे। देखो यहाँ पे अगर मैंने 4-5 पॉइंट में अज्यूम कर लूँ, एक इधर, एक इधर, इधर और इधर, ये पॉइंट आगे जा रहा है क्योंकि इसका ओमेगा इस डायरेक्शन में, तो ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा कुछ वेलोसिटी से। अगर हम लोग प्योर रोलिंग माने, प्योर रोलिंग ही माने इसको, तो इसका कुछ नीचे भी डायरेक्शन रहेगा, इसका वेलोसिटी इस तरफ रहेगा, इधर भी रहेगा, सेंटर ऑफ मास तो इधर ही जाएगा। सेंटर ऑफ मास क्योंकि एक्सिस के अंदर ही, तो इसके अंदर ओमेगा नहीं लगेगा, इसके अंदर ये इसके वजह से आगे भी जाएगा, रोलिंग की वजह से भी आगे जाएगा, ये इसकी वजह से इधर जाएगा और इसके वजह से रोटेशन की वजह से इधर जाएगा। तो आप देख रहे हो ये v ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये v ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये v ऑफ सेंटर ऑफ मास है। अलग अलग से लिख देता हूँ, ये v ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, और ये बॉडी का ओमेगा इधर लिख देते हैं। बॉडी घूम रहा है भी तो ओमेगा वेलोसिटी इस साइड लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो और ये आ जाएगा v ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये जो दूसरा एरो है वो किसके लिए है? वो हो जाएगा रोटेशनल मोशन आर ओमेगा की वजह से। ये हो गया आर ओमेगा, ये हो गया आर ओमेगा, ये हो गया आर ओमेगा, ये हो गया आर ओमेगा। बॉडी ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में लगेगा ऐसा। अभी ये तो गया जनरल वाले केस के लिए। अगर प्योर रोलिंग लेना है तो हम लोग ने बोला था v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा। तो अगर इस पॉइंट का मैं एनालिसिस करूँ बाहर निकाल के, इसको v इधर लग रहा है, आर ओमेगा को भी v ले लेता हूँ, तो इसको नेट वेलोसिटी इधर √2v आएगा। सेम इसका वेलोसिटी इधर नेट √2v आएगा। इसका क्या हो जाएगा? इधर v है, इधर भी v है, तो कैंसिल। दिस पॉइंट इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, मतलब एट दैट इंस्टेंट इट इज एट रेस्ट। इसी को पॉइंट को बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं हम लोग। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम लोग इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रोटेशन किसके अलाउंग होता है? देखो ये अगर डिस्क है, ये ओमेगा पे आपने फिक्स कर दिया कुछ एक्साइल, और ये उसको रोटेट करा रहे हो, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पूरा वेलोसिटी, सारे इधर जो पार्टिकल्स है सारे ही सर्कल में घूमेंगे, बट ये पार्टिकल घूमेगा क्या? ये वाला पार्टिकल नहीं, क्योंकि ये एक्सिस से पास हो रहा है। तो अगर ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा एक्सिस मान ले, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे इस बॉडी पूरा रोटेट हो रहा है, इस बॉडी पूरा रोटेट, ये पूरा बॉडी रोटेट हो रहा है इस बॉडी के अलावा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग के बारे में और क्या जानकारी हमें मिली? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का v कितना होना चाहिए? 0। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का v होना चाहिए 0 फॉर प्योर रोलिंग। फॉर प्योर रोलिंग अगर 0 नहीं है मतलब वो प्योर रोलिंग नहीं है, या तो इसमें स्लिपिंग ज़्यादा हो रहा है या तो रोटेशन ज़्यादा हो रहा है, तो प्योर रोलिंग नहीं है। ओके, अगर v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, v लेस देन आर ओमेगा, v ज़्यादा है मतलब वो आगे ज़्यादा जा रहा है, कम घूम रहा है, मतलब उसमें ट्रांसलेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब ट्रांसलेशन ज़्यादा हो रहा है। इसमें रोलिंग हो रहा है, प्योर रोलिंग, इसमें आर ओमेगा ज़्यादा है मतलब ज़्यादा रोटेट कर रहा है, तो उसमें रोटेशनल ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक ही जगह पे घूम घूम के थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, और ये आगे बढ़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा घूम रहा है ऐसा। और प्योर रोलिंग में जितना आगे बढ़ रहा है उतना घूम भी रहेगा।
ठीक है, ये 3 केस हो गए रोलिंग के, अपने रोलिंग के 3 केस हो गए यहाँ पे, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ने प्योर रोलिंग का कंडीशन देख लिया, प्योर रोलिंग के केस में ये हो गया। अभी ये तो हमें पता चला है कि वी और वी था, मतलब प्योर रोलिंग के केस में तो हम लोग ने निकाल दिया डायरेक्टली वी वी रूट टू वी। अगर जनरल केस में पूछा जाए तो जनरल केस में एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, ये फॉर्मूला उधर से आया है, किधर से, वी नेट इज वी सी एम प्लस ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। ये वेक्टर एडिशन से आया डायरेक्टली। वेक्टर एडिशन से फॉर्मूला क्या आता है, दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। सेम इधर भी लिखोगे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो वी सी एम का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 वी सी एम इंटू ओमेगा आर कॉस थीटा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अगर आपको प्योर रोलिंग दिया तो आप ओमेगा आर के जगह, ओमेगा आर स्क्वायर के जगह पे वी डाल के आप कर सकते हो। अगर आपको प्योर रोलिंग नहीं दिया तो आपको वी ओमेगा आर दिया है तो आप निकाल सकते हो इस पॉइंट का। तो हर पॉइंट का आप ऐसे भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की वजह से। और एक बात कि वी का होता है फॉर्मूला ओमेगा इंटू आर, ओमेगा क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकला है तो आप उसको ओमेगा आर लिखो या आर ओमेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अगर डायरेक्शन निकालना है तो ओमेगा इंटू आर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हो गया वी का वेलोसिटी, वी का डायरेक्शन, ओके। तो ये हो गया हमारा, ये हम लोग ने निकाल दिया इसके बारे में, मतलब पोजीशन वेक्टर्स निकालना है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। अभी समझो, जैसे हम लोग ने एडिशन में पढ़ा था कि अगर दोनों वेक्टर्स सेम होंगे, दोनों वेक्टर्स सेम होंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, वी नेट हो जाए, मतलब एडिशन में ही पढ़ा था हम लोग ने बेसिक मैथ्स में, कि अगर इफ टू वेक्टर्स आर सेम, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, तो अपना वी नेट क्या हो जाएगा, 2ab, सॉरी 2a के जगह पे v आ जाएगा, क्योंकि 2v cos थीटा बाई 2 पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा था ये। और ये वेक्टर्स किसके बीच का एंगल है, ये थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड ओमेगा। अगर मैं इसे डायग्राम से डिनोट करना चाहूँ तो समझो ये है, ये एनी पॉइंट पे v सेंटर ऑफ मास तो इधर रहेगा, ओमेगा इंटू आर इस तरफ आ जाएगा, आर ओमेगा, तो इसका वेलोसिटी इधर आ गया। इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, ये रेडियस हो जाएगा, ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा होता है बाय कन्वेंशन। तो इधर से अगर आपको एंगल दिया है तो इसका बीच का भी एंगल थीटा है, ये भी याद है आयद्रा को। और अगर दोनों सेम है, फॉर प्योर रोलिंग v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, तो आप इसे भी निकाल सकते हो कॉस। तो ये केस भी एक इंपॉर्टेंट केस हो गया। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, ई एनर्जी ऑफ रोलिंग, एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग और रोटेशन पढ़ा था, वो वैसे ही के ई रोलिंग पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो के ई रोलिंग इज नथिंग बट के ई ट्रांस प्लस के ई रोटेशनल। के ई ट्रांस तो पढ़ रखा है, के ई रोटेशन अभी पिछले वीडियो में देखा, तो दोनों को अगर साथ में कर लेंगे तो के ई रोलिंग आ जाएगा। तो के ई रोलिंग को हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसको और अदर फर्दर सॉल्व करेंगे, आई को हम लोग लिख सकते हैं एम की स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं जनरल के लिए बना रहे हैं तो आई को हम लोग एम की स्क्वायर लिखेंगे, ओमेगा को हम लोग, ओमेगा इधर से निकाल दो, वी बाई आर हो जाएगा। तो ये सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद के ई रोलिंग आ जाता है हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की जगह पर लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वी कॉमन ले लेंगे तो वी बाहर आ जाएगा, नीचे के आर स्क्वायर बचेगा और इधर के आ जाएगा। तो ये हो जाता है ई रोलिंग का जनरल फॉर्मूला। जैसे मैंने बोला था आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त कि रेडियस ऑफ गायरेशन कहाँ यूज होगा, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन कहाँ यूज होगा, यहाँ पे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये जनरल बॉडी के लिए है ना, ये के ई रोटेशन हो गया, रोलिंग हो गया, सॉरी, ओके, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अभी एक चीज़ याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, ई ट्रांस, एनर्जी ऑफ ट्रांस इज टू एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रोलिंग। इनका रेशियो कभी पूछ लेते हैं तो इस 1 इज टू के स्क्वायर आर स्क्वायर इज टू 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर। अभी इसको लॉजिकली कैसे याद रखना है बताता हूँ। ये रेशियो देखा आप, जनरल वाला जो हम लोग लिखा, दिस इज ड्यू टू ट्रांसलेशन,
अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक का ट्रांसलेशन, तो ये ट्रांसलेशन की वजह से हो गया ट्रांस, तो इसका आ जाता है 1, तो ये 1 आ गया यहाँ से। ये होता है रोटेशनल, तो रोटेशनल की वजह से ये आ गया, तो ये यहाँ पे आ गया रेशियो। फिर टोटल क्या आ गया, ये टोटल है ना, रेशियो टोटल आ जाएगा, क्योंकि रेशियो पूछा ना, तो जो कॉमन रहेगा वो तो कट हो जाएगा तीनों में से, हाफ एम वी स्क्वायर वाला तो कॉमन ही है। आप निकाल के भी देख सकते हो, के ई ट्रांस लो और के ई रोटेशनल लो। के ई ट्रांस क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, के ई रोटेशनल हमें क्या मिला, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल, तो के ई ट्रांस अपॉन के ई रॉट निकालो, के ई ट्रांस अपॉन के ई रोलिंग निकालो, तो आपको 1/1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर मिला कि नहीं, 1/1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर। उसी तरीके से आप बाकी सबका निकाल के वेरीफाई कर सकते हो इस रेशियो को। ओके, तो ये हो गया अपना एंगुलर मोमेंटम। इसके केस में क्या आ जाएगा, रोलिंग के लिए एल फॉर रोलिंग इज नथिंग बट द सम ऑफ एल इज नथिंग बट एल ऑफ ट्रांसलेशन प्लस एल ऑफ अपना रोटेशन, सारे के सारे वेक्टर्स। तो एल को हम लोग क्या लिख देंगे, एंगुलर मोमेंटम को एल को लिख देंगे, एल हो जाएगा एल सी एम प्लस आर इंटू पी सी एम। ये हो गया अपना लीनियर मोमेंटम, इसको आई नहीं लिखेंगे, पी सी एम लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया अपना लीनियर मोमेंटम, ये हो गया अपना एंगुलर मोमेंटम। बाकी जो आपका वैल्यू दिया आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इतना ही याद रखो कि दोनों का एडिशन से आता है बस, ये हो गया। अभी इसके बाद रोलिंग में और एक चीज़ पूछी जाती है बहुत अच्छी सी, कि अगर आपने एक इंक्लाइन लिया, इंक्लाइन से आप डिफरेंट बॉडीज को फेंक रहे हो, स्प्रिंग बोल रहा हूँ, स्फीयर किस किस बॉडी का पूछ सकते हैं जो इंक्लाइन में रोल हो सकता है। क्या कभी स्क्वायर प्लेट रोल होगा क्या, नहीं। रोलिंग किसका किसका होगा, स्फीयर का, जो कि सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है। फिर डिस्क का, रिंग का, सिलेंडर का, सिलेंडर में भी हॉलो हो सकता है या तो सॉलिड हो सकता है। ये सब चीज़ें ही रोल करेंगी क्योंकि इनका सर्कुलर जो सर्कुलर शेप है उसकी वजह से ही तो रोलिंग होगा। तो इन सब के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि कौन ज़्यादा टाइम लेगा, कौन ज़्यादा वेलोसिटी से आएगा, कौन ज़्यादा एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा। तो ये सब का जनरल फार्मूला है ऐसा कुछ। इसको छोड़ा इधर थीटा आता है, ये छोड़ा तो उसका जनरल फार्मूला क्या है, ये हाइट h है, ये डिस्टेंस, दिस इंक्लाइन डिस्टेंस इज s। तो हम लोग इसमें से जनरली क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लिखना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू h बाई एस। तो s को हम लोग लिख सकते हैं h को हम लोग लिख सकते हैं h साइन थीटा, s साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अभी बाकी सब जनरल फॉर्मूलाज हम लोग डिराइव करते हैं। तो हम लोग निकाल रहे थे फॉर्मूलाज जिसमें आएगा पहले v साइन v स्लाइडिंग, v रोलिंग, ये सब निकालेंगे। स्लाइडिंग का एक जगह फॉर्मूला लिखेंगे, स्लाइड कर रहा है अगर, मतलब सिर्फ फिसल रहा है, और रोलिंग का एक जगह लिखेंगे। सबसे पहले आता है v स्लाइडिंग। अगर स्लाइड कर रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh, और h को हम लोग क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं, s के टर्म्स में लिख सकते हैं 2gs साइन थीटा। जो भी आपको दिया, अगर h दिया तो h के टर्म्स में लिखो, s दिया तो s के टर्म्स में लिखो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो v रोलिंग क्या हो जाएगा, v रोलिंग हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बार बार 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखने से अच्छा मैं आपको जनरल फार्मूला बताता हूँ। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन a। अभी ये a क्या है, मैंने अज्यूम कर लिया कि a इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको आपको बाहर निकालना है। कोई भी बॉडी दिया, आपका सिलेंडर दिया है, समझो सॉलिड सिलेंडर दिया है, सॉलिड सिलेंडर का अभी हम लोग पढ़ेंगे जनरल जो भी ज्योमेट्री, इन ज्योमेट्रीज का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रट्टा मान देंगे, क्योंकि ये सब निकालने का टाइम नहीं रहेगा। ये सब जो है वो रट्टा मार के जाना है, कौन से एक्सिस से जाता है। एक एक्सिस का रट्टा मार के जाओ, बाकी सब आप निकाल सकते हो, जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस लगा के। तो आपको के आर स्क्वायर डिवाइड करके आ जाएगा इधर, फिर ए को इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ रोलिंग मिलेगा।
ये तो क्या वेलोसिटी का हो गया। सेम फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फॉर स्लाइडिंग बॉडी क्या होता है, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा होता है क्या, ये तो हमने पढ़ा है एनएलएम में, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा फॉर रोलिंग वुड बी जी साइन थीटा अपॉन ए, जी साइन थीटा अपॉन ए, ये हो जाएगा इसके लिए। ए क्या है, यही है ए। टाइम क्या लगेगा, टाइम पीरियड लगेगा 1 बाई साइन थीटा अपॉन 2h/g। हम लोग एनएलएम में ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं पढ़ते, इसलिए आपको नया लग रहा है, क्योंकि हम लोग नहीं पढ़ते नहीं है टाइम पीरियड कितना टाइम लगता है। एनएलएम का काम क्या होता है, बेसिकली टेंशन निकालो, नॉर्मल फोर्स निकालो, वर्क डन निकालो, ये सब निकालो। तो एनएलएम में हम लोग टाइम पीरियड पढ़ते नहीं है, बट ये हो जाएगा जब स्लाइड कर रहा है। तो टाइम पीरियड ऑफ रोलिंग क्या हो जाएगा, टी रोलिंग वुड बी 1 बाई साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 2h/g, अंडर रूट के अंदर ही ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से भी आप ए, ये ए भी यही है। तो हो गया अपना टी रोलिंग, टी रोलिंग, ए रोलिंग, वी रोलिंग। तो यहाँ पे हो गया। भाई मुझे ये देख के बताओ कि कौन सा क्या बड़ा है, वेलोसिटी किसका बड़ा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वेलोसिटी, कुछ फैक्टर डिवाइड हो रहा है, तो वेलोसिटी घट जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग इज ग्रेटर देन दिस। ओके, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रोलिंग, पूछ सकते हैं कभी कभी। एक्सेलरेशन, इधर भी कुछ डिवाइड हो रहा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग इज ग्रेटर देन रोलिंग। अगर देखो वेलोसिटी ज़्यादा है, एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो टाइम किसको कम लगेगा आने को, स्लाइडिंग में। तो टाइम पीरियड ऑफ रोलिंग विल बी मैक्सिमम, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन भी कम है, मतलब स्लो स्लो चल रहा है, वेलोसिटी भी कम है, स्लो स्लो आ रहा है, तो उसको ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा रोलिंग, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा स्लो है, वो देख लिया हम लोग ने। फिर आता है कभी कभार, अगर कभी कभार हमें पूछ लिया, एक रिलेशन याद रखना, ए सी एम इज इक्वल टू अल्फा आर। ये अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये है सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, और ये हो जाएगा आपका रेडियस। तो आप याद रखना ये रिलेशन भी वैलिड है। ओके, फिर और एक चीज़, कभी कभी फ्रिक्शन पूछ लेते हैं लोग, फ्रिक्शन कि कितना फ्रिक्शन चाहिए रहता है, कभी कभी पूछ लेते हैं फ्रिक्शन वाला। ये थोड़ा अलग भी है, रट्टा मार के चले जाओ उसको। ओके, फ्रिक्शन वाला थोड़ा सा अलग भी है। ओके, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन एम जी कॉस थीटा। ये हम लोग इधर ही लिख देते हैं ना इसको, बट देख लो, अगर हम लोग फ्रिक्शन लिखेंगे फॉर स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। इस केस में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। फ्रिक्शन के केस में उल्टा होता है, याद रखना, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ये हो गया फ्रिक्शन है इस केस में। तो इसमें ज़्यादा कौन होगा, ऑब्वियसली यही ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कुछ फैक्टर नीचे डिवाइड हो रहा है। फिर इस केस में कभी कभी म्यू भी पूछ लेते हैं। जनरली म्यू क्या होता है, जनरली म्यू होता है टैन थीटा, बट इस केस में म्यू रोलिंग के लिए म्यू क्या हो जाएगा, टैन थीटा बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। इस केस में भी उल्टा था, म्यू और फ्रिक्शन के लिए उल्टा होगा, बाकी सब के लिए के स्क्वायर आर स्क्वायर लगा सकते हो। इन दोनों के लिए आपको याद रखना कि आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर है। तो इसमें ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा होगा, नॉर्मल वाला म्यू, क्योंकि इधर भी कुछ फैक्टर नीचे डिवाइड हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि खाली टाइम पीरियड का, रोलिंग का टाइम पीरियड ही ज़्यादा है, बाकी सब कम है। ओके, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, म्यू, वेलोसिटी सब कम है। तो ये हो गया वेलोसिटी, स्लाइडिंग और रोलिंग का आपने कंपेयर कर दिया बहुत आसानी से। तो यहाँ पे और कुछ बचता नहीं है। अभी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, आगे देखते हैं। जैसे कि आप वेलोसिटी ऑफ रोलिंग को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग अपॉन में क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग अपॉन ए। ये लिख सकते हो क्या, बताओ मुझे, अंडर रूट ऑफ ए, क्योंकि एक अंदर है ना, और ए अपना वही 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर ही है। वेलोसिटी ऑफ इसको तो लिख दिया। तो ये रिलेशन हो गया वेलोसिटी ऑफ रोलिंग के बीच में और स्लाइडिंग के बीच में। वैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग
इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग बाई ए। ये याद रखना कि किधर ए मतलब ये वाला टर्म किधर अंडर रूट के अंदर है, किधर बाहर है। रोलिंग के वेलोसिटी के केस में वो अंडर रूट के अंदर है बट डिनोमिनेटर में है। टाइम के केस में वो अंडर रूट के अंदर है बट देखो टी रोलिंग इज इक्वल टू टी स्लाइडिंग इंटू रूट ए। मल्टीप्लाई में ये रूट ए और ये रूट ए डिवाइड में, और साइन थीटा में एक्सेलरेशन के केस में डिवाइड में है, रूट नहीं है इसमें। तो ये याद रखना है कि इधर रूट के अंदर है किधर रूट के बाहर है, ये याद रखना है आपको, नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी रोलिंग के केस में कुछ, अगर प्योर रोलिंग नहीं है तो रोलिंग के केस में कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एम 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। कभी पूछ लिया अगर तो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल फिर रोल करने के बाद उसका कितना वेलोसिटी आया, कितना चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी, वैसे भी निकाल सकते हो इनिशियल माइनस फाइनल से। ओके, अभी आपको क्वेश्चन ये सब पूछ तो लेंगे बट आपको पूछेंगे कि कौन सा बॉडी फास्ट पहुंचेगा। समझो रेस लगा दिया स्फीयर के केस में जो कि सॉलिड है, फिर डिस्क हॉलो सिलेंडर, ओके, इन तीनों के रेस लगा दिया इंक्लाइन से, सेम इंक्लाइन सेम एंगल, सबसे कौन पहले पहुंचेगा, ये सबसे कौन पहले पहुंचेगा ये निकाल सकते हो। किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है वो फॉर्मूला से निकाल सकते हो। बट जो रीचिंग टाइम है उसके लिए एक ट्रिक है कि कौन पहले पहुंचेगा। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो, 3 फॉर्मूले, और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लीस्ट है, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कम रहेगा उसको वो फर्स्ट पहुंचेगा, रीचेस फर्स्ट, सबसे पहले वो पहुंचेगा जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो ये रहेगा, रीचेस फर्स्ट। अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है, तो रीचेस लास्ट। और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो सेम है अगर दो बॉडीज़ का, तो दोनों साथ में पहुंचेंगे, सेम है, रीच टुगेदर। तो ये हो गया रेस वाले केसेस में। अगर रेस लगाया तो क्या होगा, देखो हॉलो सिलेंडर इज एनालॉगस टू रिंग, क्योंकि इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आता है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो भी सेम आएगा। अगर इन दोनों का रेस लगाया तो सेम ही आएगा, दे विल रीच टुगेदर। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, इन दोनों का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो इस केस में भी ये दोनों साथ में पहुंचेंगे। अब इसको प्रूव करते हैं, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अगर कम रहा तो लीस्ट टाइम कैसे लगेगा। देखो जिसका ये टर्म छोटा है, अंडर रूट वाला टर्म छोटा है, तो टाइम उसको कम लगेगा, जल्दी पहुंच जाएगा। जिसका ये टर्म बड़ा है तो टाइम उसको ज़्यादा लगेगा, लेट पहुंचेगा। वैसे ही क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के, इसीलिए। ये तो हो गया अपना रोलिंग के केसेस पढ़ लिया हम लोग ने। अभी हम लोग कुछ जनरल बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट मतलब रटने का तरीका देख लेते किसका क्या होता है। ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको, 7-8 ऑब्जेक्ट है पढ़ना है और बहुत ईजी है ये। सबसे पहले आता है रिंग। ओके, क्या पढ़ते पहले सबसे पहले रिंग, उसके जैसा ही होता है हॉलो सिलेंडर, जिसका सेम है मैं उसको साथ में लिख देता हूँ। फिर आता है डिस्क, फिर आता है सॉलिड सिलेंडर, ठीक। फिर क्या आएगा आपके पास, हॉलो स्फीयर, और एक आएगा सॉलिड स्फीयर। अभी इनका डायग्राम बनाना जरूरी है क्योंकि मुझे बताना है कि कौन से एक्सिस से पास हो रहा है। डिस्क हो गया, ये सॉलिड सिलेंडर हो गया, ये हॉलो सिलेंडर की अगर बात करें तो रुको अच्छे से डायग्राम बना दो, जिस एक्सिस से मुझे बताना है उसका डायग्राम अच्छे से बनाता हूँ। जैसे कि रिंग समझो, इस प्लेन में हमें इस प्लेन के अलॉन्ग एक्सिस का एक रटना है। हॉलो सिलेंडर का भी ऐसा है कुछ, हॉलो सिलेंडर है। अगर इस एक्सिस के बारे में पूछा है तो हमें इसके बारे में ये दिखा रहा हूँ कि इसके अगर मोमेंट वेलोसिटी रोटेट कर रहा है, मतलब बॉडी रोटेट कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में आ जाएगा I = mr²। ओके, इसका भी सेम होता है I = mr², क्योंकि हम हॉलो सिलेंडर को ऐसे मानते हैं कि बहुत सारे रिंग कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे तो हॉलो सिलेंडर बनेगा। डिस्क को भी वैसे ही मानते हैं कि बहुत सारे डिस्क को एक के ऊपर एक रखेंगे तो हमें सॉलिड सिलेंडर मिलेगा। तो डिस्क का क्या होता है, ये रिंग है तो ये डिस्क फुल, मतलब रिंग में खाली बाहर ही इतना मास है, अंदर पूरा खाली है। हॉलो सिलेंडर में बाहर के इसमें ही मास है, डिस्क में पूरा भरा हुआ है। इस पॉइंट में हमें निकालना है, तो इसका हो जाता है mr²/2, हो जाएगा I इसका डिस्क का। सेम इसका भी हो जाता है I = mr²/2 फॉर सॉलिड सिलेंडर। इस केस में भी अगर आपने ऐसा डिस्क सिलेंडर ले लिया
पूरा सॉलिड है, भरा हुआ है, तो इसके इस एक्सिस के अलॉन्ग इसका आ जाएगा, अगर इधर ओमेगा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग दिस एक्सिस वुड बी mr²/2। हॉलो स्फीयर लिया, स्फीयर पूरा अंदर से खाली है 3D, तो इसका आई आ जाता है 2/3 mr³। 2 बार लिख लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर ले लिया मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr³। अच्छा, इतना हो गया सॉलिड स्फीयर। अभी एक पतले से रॉड का अगर इस पॉइंट से पास किया तो आ जाएगा ml²/12। ठीक, फिर आएगा अपना एक शीट, स्क्वायर शीट, नहीं तो रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगल का पढ़ लेते हैं क्योंकि स्क्वायर उसका एक मॉडिफिकेशन आ जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे। समझो इसका साइड ए है, ये बी है, ये आई एक्स ले लो, ये आई वाई ले लो, ये आई जेड ले लो। ये आई एक्स, क्या हम लोग आई एक्स किसके पास हो रहा है, ये समझो एक स्ट्रिप काट लिया है मैंने इसको, ये रॉड जैसा बिहेव करेगा, रॉड के सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा ml²/12। ml²/12 नहीं लेके हम लोग ma लेंगे, क्योंकि इस साइड का लेंथ क्या है a, ma²/12। आई वाई किसको कट कर रहा है, y के परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से जा रहा है, तो इसका आ जाएगा mb²/12, ये आई वाई। आई जेड फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या आ जाएगा आई जेड क्या आ जाएगा, आई जेड आएगा आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई जेड को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ma²/12 प्लस mb²/12। m/12 कॉमन ले लो, तो a² प्लस b², ये हो जाएगा आई ऑफ जेड अलॉन्ग द प्लेन परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, ऐसे क्वेश्चंस देंगे कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क एट अ एक्सिस एट अ पॉइंट थ्रू विच द एक्सिस पासेस, कि वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। प्लेन ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसका प्लेन ये है, उसके प्लेन से परपेंडिकुलर, तो इस बारे में पूछा है। तो आपको क्वेश्चंस करते करते ही प्रैक्टिस होगा किसके बारे में पूछा है, किसके बारे में नहीं पूछा है, कौन सा एक्सिस से पूछा है। अगर ये तो गया रेक्टेंगुलर प्लेट का, ओके, और ये रॉड का। अगर इस पॉइंट पे पूछा है तो आपको ICM पता है, ये सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है उसका पता है, ये सब ICM है, ये सब के सब ICM है। ऑल दिस इज फॉर ICOM, मतलब सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर। सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये वाले केसेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि अगर ICM पता है तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम की वजह से लगा सकते हो क्या, ICOM प्लस mr² करके आप लगा सकते हो, मतलब md² जो हम लोग ने पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसे आप लगा सकते हो। जैसे कि इस केस में अगर इसका लेंथ पूरा l है तो ये l/2 हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो l/2 हो जाएगा। इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा, I इज इक्वल टू ICOM, मतलब ये प्लस इसका डिस्टेंस m इंटू l/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आपको ml²/3 आएगा, वो भी रटा हुआ होना चाहिए। ओके, तो अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट, इस केस में अगर a और b इक्वल हो गया तो वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा, तो a² प्लस a² प्लस a² 2a² हो जाएगा। तो स्क्वायर के लिए एक अलग सा फॉर्मूला आ जाता है, मतलब इससे ही मॉडिफाई होकर आ जाता है। a और b इक्वल हो गया ना, तो ml²/12, a² प्लस a² हो जाएगा 2a², तो ये आ जाएगा ma²/6 और स्क्वायर, और ओनली स्क्वायर, हाँ, ये याद रखना। बस यहाँ पे खत्म हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन का। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कुछ रटे हुए नहीं चाहिए, रोलिंग भी देख लिया हमने, रोटेशन भी देख लिया। ठीक।